टॉपिक नंबर 1 में हम ऑलरेडी रैंडम वेरिएबल को डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर हम रैंडम वेरिएबल की हर रैंडम वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी को एक मैथमेटिकली फॉर्म के ज़रिए, अलजेब्रिक फॉर्म के ज़रिए शो करें, तो हम कहते हैं ये जो इक्वेशन है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन ऑफ एक्स है। इस एग्जांपल की मदद से हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के कंसेप्ट को आसानी से समझ सकेंगे। हम इससे पिछली स्लाइड में हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की डेफिनेशन को देख चुके हैं, लेकिन जब हम किसी भी डेफिनेशन को एक एग्जांपल की मदद से हल करते हैं, तो उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। इस एग्जांपल में हम एक ड्रॉइंग को टॉस कर रहे हैं और हम जानते हैं कि जब भी उसको टॉस करते हैं, हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, आउटकम्स हो सकती हैं, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकती हैं। हमने प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की डेफिनेशन में देखा कि अगर हम प्रोबेबिलिटी को एक मैथमेटिकल फॉर्म में, अलजेब्रिक फॉर्म में शो करें, तो वो एक हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन आता है। अब हम इन वैल्यूज़ को एक अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे शो कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। पी एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 1/6, जबकि एक्स की वैल्यूज़ हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम इन तमाम चीज़ों को समझेंगे। यहाँ पे क्या है? पी से मुराद प्रोबेबिलिटी है। जो कैपिटल एक्स है, इससे मुराद रैंडम वेरिएबल है। स्मॉल एक्स से मुराद जो वैल्यूज़ होंगी, जहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 1/6 से मुराद हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जहाँ ये जो एक्स है, इसकी वैल्यूज़ 1 से 6 तक हो सकती हैं। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/6 कैसे आई? सवाल ये है, हम इसको देखेंगे। अगर जहाँ पे देखें ना, ये रैंडम वेरिएबल है और कोई भी वैल्यू हो सकती है रैंडम वेरिएबल की, तो उस रैंडम वेरिएबल को हम कौन-सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ये स्मॉल एक्स उसको शो करता है। ये रैंडम वेरिएबल है एक्स, और ये स्मॉल एक्स से मुराद हम इसको कौन-सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और इक्वल के इस साइड पे जो नंबर आ रहा है, इससे मुराद उस असाइन की हुई वैल्यू की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हम ये देखेंगे कि ये 1/6 प्रोबेबिलिटी कैसे आई? तो अगर हम लिखें x इज़ इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन होगा वो होगा p ऑफ रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमने ली 1, और इसकी प्रोबेबिलिटी आई 1/6। ये 1/6 कैसे आई? अब हम देखेंगे। प्रोबेबिलिटी का रिलेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये होता है नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो जब हमने उस डाई को टॉस किया, तो जो आउटपुट आई वो क्या थी? 1 थी। तो इसका मतलब है ये 1 एक इवेंट है। तो ये इसकी तादाद कितनी है? 1 है। तो जब हम इसमें 1 लिखेंगे और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6। इसी तरीके से अगर सपोज़ करते हैं कि जब हम उस टॉय को टॉस करते हैं, तो 5 आ जाता है, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इवेंट 1 हो जाएगा। तो सैंपल स्पेस की वैल्यू कितनी है? 6 है, तो 1/6 इसी की भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम उस टॉय को टॉस करते हैं, तो इनमें से जो मर्ज़ी नंबर आ जाए, प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। पिछली स्लाइड में हम देख चुके हैं कि हम प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं। राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी होती है, लेफ्ट साइड पे हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स। तो इस स्लाइड में यही गिवन है कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पे इन्होंने राइट साइड पे 1/6 प्रोबेबिलिटी गिवन थी, यहाँ पे इन्होंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, और जो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फंक्शन है, वो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ये है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल है, और 1 के बराबर या 1 से कम है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से छोटी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, कम से कम 0 हो सकती है, और यहाँ पे 1 से छोटी और 1 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि 1 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। तो बाकी जो भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। कम से कम वैल्यू 0 आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वैल्यू 1 आएगी। और दूसरे केस में लिखा हुआ है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को जमा करें, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें, तो उसका जवाब 1 आएगा। अगले कॉन्सेप्ट का नाम है क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास एक टेबल में वैल्यूज़ गिवन है। इस कॉलम में बच्चों ने नंबर लिए, 20 मार्क्स लिए, एक टेस्ट में 30 मार्क्स लिए, 40 मार्क्स लिए, 50 मार्क्स लिए, 70 मार्क्स लिए। तो इस कॉलम में जो है ना, फ्रीक्वेंसी दी हुई है कि 20 मार्क्स 4 बच्चों ने लिए, 30 मार्क्स 3 बच्चों ने लिए, 40 मार्क्स 10 बच्चों ने लिए, 50 मार्क्स 6 बच्चों ने लिए, 70 मार्क्स 2 बच्चों ने लिए। और अगले कॉलम में लिखते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम किस तरीके से लिखते हैं? पहली फ्रीक्वेंसी तो 4 है, और दूसरी में लिखते हैं 7, कि मौजूदा फ्रीक्वेंसी में हम पिछली फ्रीक्वेंसी ऐड कर देते हैं। और इससे अगली में क्या लिखते हैं? 17। 17 क्यों लिखा? मौजूदा फ्रीक्वेंसी 10 है, और इसमें हमने 3 भी ऐड किया और 4 भी ऐड किया, तो 17 आ गया। अब इससे अगली है 23। तो 23 में
23 कैसे आई? क्योंकि हमने हमने 6 में 10 भी ऐड किया, 3 ऐड किया, 4 ऐड किया तो 23 आ गया। इससे अगली फ्रीक्वेंसी बनेगी 25। 25 कैसे आई? क्योंकि हमने 2 में 6 भी ऐड किया, 10 भी ऐड किया, 3 भी ऐड किया, 4 भी ऐड किया, तो हमारे पास 25 आ गया। इस एग्ज़ाम्पल की मदद से हम क्युमुलेटिव का कांसेप्ट समझ सकते हैं कि क्युमुलेटिव है क्या? तो क्युमुलेटिव से मुराद मौजूदा फ्रीक्वेंसी और इससे पीछे आने वाली तमाम फ्रीक्वेंसी को हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। लेकिन अगर यही हम क्युमुलेटिव को एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से जोड़ दें, तो किसी रैंडम वेरिएबल की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम मालूम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसका मतलब ये होगा कि उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी और उस पॉइंट से पीछे जितनी भी वैल्यूज़ हैं रैंडम वेरिएबल की, उन तमाम की जो प्रोबेबिलिटी होगी, उनको हम जमा करेंगे। हम एक डाई को थ्रो करते हैं और उस डाई पे नंबर हैं 1 से 6, और जो नंबर उस डाई पे आता है थ्रो करने के बाद हम उसको एक्स से शो करते हैं। मतलब 1 आया, 2 आया, 3 आया, ये वही रैंडम वेरिएबल ही है। और इसके बाद उस एक्सपेरिमेंट की जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, 1 से लेकर 6, यानी कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। और इसके बाद उसका जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली स्लाइड में कि हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 होगी। सीडीएफ को हम एफ से शो करते हैं और सीडीएफ के बारे में हम बता चुके हैं कि ये किसी भी पॉइंट के ऊपर प्रोबेबिलिटी और उस पॉइंट से पीछे जो तमाम वैल्यूज़ हैं उन तमाम पॉइंट्स की जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर हम यहाँ पे 6 की प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो उस सूरत में 6 की तो होगी, लेकिन 5, 4, 3, 2, 1 की भी प्रोबेबिलिटी को जमा करेंगे तो ये टोटल एफ ऑफ 6 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसको लिखते किस तरीके से हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और 6 से छोटी तमाम वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं कि 1 की कितनी होती है 1/6, 2 की कितनी होती है 1/6, 3 की कितनी होती है 1/6, 4 की 1/6, 5 की 1/6 और 6 की भी 1/6। ये टोटल कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको आप लिखेंगे 1। और इसी तरीके से अगर हम 4 की निकालें तो इसका मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 4 से छोटी तमाम वैल्यूज़ की। तो ये 1 की है, ये 2 की है, ये 3 की है, ये 4 की है। तो इनकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी वो 4/6 आएगी। इस टेबल की मदद से हम क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आसानी से समझ सकते हैं। इस टेबल में पहले कॉलम में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है। हम एक डाई को टॉस करते हैं तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, 6 आ सकते हैं। और इसी तरीके से हर नंबर की जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है वो सेकंड कॉलम में दी हुई है और थर्ड कॉलम में क्युमुलेटिव प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो यहाँ पे 1/6 बिल्कुल उसी तरीके से आया। लेकिन यहाँ पर जो 1/6 आया, लेकिन 1/6 में ये 1/6 ऐड हो गया तो 2/6। तो यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी है और इससे पिछली सारी प्रोबेबिलिटी को जमा किया गया है। यहाँ पे 1/6 है, लेकिन इस 1/6 से पीछे सारी वैल्यूज़ को जमा किया गया है। यहाँ पे भी 1/6 है, लेकिन इससे पिछली सारी वैल्यूज़ को जमा करके 5/6 आया और सेम इसी तरीके से यहाँ पे 1 आ गया। और ये हम ऊपर वाली स्लाइड में इसको देख चुके हैं।